बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि आप लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल किया जा सके और बात की जाए आपकी सेहत के बारे में, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में, बीमारियों के मैनेजमेंट के सिलसिले में। तमाम मौज़ूआत, ये वो तमाम मौज़ूआत हैं जो हम प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में डिस्कस करते हैं। और हमारे प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि हमारे प्रोग्राम में हमेशा पाकिस्तान के माहिर हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स को दावत दी जाती है ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन हम पाकिस्तानियों तक पहुंचाई जा सके। जो कन्फ्यूजन्स, मिथ्स जो हैं, हमारी जो क्वैकरी है हमारे मुल्क में, उसको ख़त्म किया जा सके। आज भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बड़े ही अहम मौजू पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ऑटिज़म का जो मसला है उस पे बारे में हम लोग बात करेंगे। जनाब, क्या है, कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है, कैसे उसको डील किया जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नफ्सियात से बहरहाल जिसका एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ है और हमारी इस मौजू पे गुफ्तगू रहेगी। आपका कोई भी सवाल हो तो कॉल करें 0512321200 या 0512321202 पर। दो नंबर हमारे एक्टिव हैं आज। आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है, उसको लाइक करें, फॉलो करें ताकि आप लोग जान सकें कि किस दिन किस हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं हमारे प्रोग्राम में किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। ज़रमीना ख़ान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ज़रमीना जो हैं बिहेवियरल एनालिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। ज़रमीना से हमारी बात रहेगी क्योंकि ज़रमीना ऑटिज़म के जो ऑटिज़म डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको डील करती हैं। ADHD के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करती हैं। ये तमाम मौज़ूआत जो हैं बहरहाल हमारी बच्चे की और 12 बड़ों की नफ्सियात से जुड़े हुए हैं और इस पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। हम लोग चलेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपका कोई सवाल है तो फ़ोन उठाएं, अपना कॉल करें, अपना सवाल पूछें। सलामत करना ज़रमीना आपकी। ज़रमीना, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ज़रमीना, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो बिहेवियरल एनालिस्ट का जो टाइटल है, बेसिकली क्या करते हैं आप लोग? बिहेवियर एनालिस्ट बेसिकली बिहेवियर का जो प्रॉब्लम होते हैं या जो भी बिहेवियर से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनको एनालाइज करता है, सिस्टमैटिकली उनकी बेसलाइन को असेस करता है, उसके बाद मैनेजमेंट और जो इंटरवेंशन अप्लाई करनी होती है उसको फोकस करता है। ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये आप मसला आजकल बच्चों में ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं या बड़ों में भी आप लोग डील करते हैं? बिहेवियर की अगर बात की जाए तो क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनका बिहेवियर वो भी सीख रहे होते हैं, सीखने के अमल से गुजर रहे होते हैं, तो उनका बिहेवियर, वो नई चीज़ें सीख रहे होते हैं तो उनका बिहेवियर उसी तरह से मोल्ड हो रहा होता है। बड़ों के बिहेवियर डेवलप हो चुके होते हैं लेकिन बच्चों का क्योंकि बिहेवियर मोल्ड हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। हमें देखने पड़ता है कि क्या वो इन्वायरमेंट से लर्न कर रहे हैं और हमें किस तरह से उनको एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ मूव करना है। ठीक है, यानी बच्चों पे ज़्यादा काम किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइएगा ज़मीना, बहुत से बिहेवियर होते हैं हमारे बच्चों में, हम लोग देखते हैं। किसी को झूठ बोलने की आदत है, किसी को हाथ चलाने की आदत है, कोई बहुत शरारती है, कोई पढ़ता नहीं है, बहुत से इश्यूज़ होते हैं। तो क्या ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम एक बिहेवियरल प्रॉब्लम कंसीडर करें या नहीं, एक नेचुरल है ये? हम देख सकते हैं कि इंटेंसिटी कितनी है। अच्छा। अगर बच्चा किसी भी प्रॉब्लम बिहेवियर में इन्वॉल्व है, अगर वो हिट करता है, दूसरों को करता है या ख़ुद को करता है, या वो चोरी या इस तरह के बिहेवियर में इन्वॉल्व है, उसकी इंटेंसिटी देखी जाती है। और वही बात है कि घर से अगर आप सबसे पहले मैनेजमेंट करें तो वो सबसे बेहतर होता है। अगर घर में आप बच्चों के इन प्रॉब्लम्स को फोकस करें, उनको हाईलाइट करके उस पर बात करके उनकी मैनेजमेंट करें, अगर तो हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है वहाँ पर आपको लाजमी प्रोफेशनल हेल्प लेकर इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। ठीक, लेकिन ये कौन बताएगा कि इंटेंसिटी की लिमिट कहाँ पर है? जब पेरेंट्स ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चा एक बिहेवियर में जो कि प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर इन्वॉल्व हो रहा है, उनके मना करने के बाद, उनके समझाने के बाद भी वो नहीं समझ रहा, और वो प्रॉब्लम बिहेवियर बच्चे की जो डेली लिविंग है, जो लोगों के साथ इंटरैक्ट करना और जो भी उसकी डेली लिविंग है उसको अफेक्ट कर रहा है बुरे तरीके से, तो फिर पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक प्रोफेशनल गाइडलाइन ले लें ताकि बच्चे का जो वो प्रॉब्लम बिहेवियर है वो एट द टाइम मैनेज हो जाए। ज़्यादा डिले होगा तो डेफिनेटली बिहेवियर ज़्यादा पक्का हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर जो लोग नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत से ऐसे होंगे जो शायद ट्रीटमेंट ना करवाना चाहें लेकिन एनालाइज ज़रूर करवाना चाहेंगे। एक स्क्रीनिंग ज़रूर उनके जहन में होता है कि हम देख लें कहीं हमारा बच्चा
वाकई उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम लोग अपने बच्चों को लेके आए आप लोगों के पास और आप एक एनालाइज कर दें, एक स्क्रीन आउट कर दें, जैसे मैंने कहा कि इंटेंसिटी के बारे में बता दें कि जी नहीं ये बिहेवियर इसका इन लिमिट्स है या आउट लिमिट्स, ऐसा पॉसिबल होता है? बिल्कुल होता है। पेरेंट्स अगर अप्रोच करते हैं किसी प्रोफेशनल को और वो आकर अपनी बच्चे की प्रॉब्लम्स बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आप उसको असेस करके बताएं कि क्या इंटेंसिटी है या प्रॉब्लम किस लेवल का है, क्या हम उसको घर में मैनेज कर सकते हैं। अगर तो हम पहली हमारी कोशिश यही होती है कि हम पेरेंट्स को ये बताएं कि ये एजुकेट करें कि प्रोफेशनल हेल्प जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस तरह के सिनेरियो में। अगर पेरेंट्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो नहीं आ सकते, लेट्स सी वो आउट ऑफ स्टेशन है या कुछ भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं अप्रोच कर सकते या वो करना नहीं चाहते, सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है पेरेंट्स पर, तो फिर हम उन्हें गाइडलाइंस दे देते हैं कि अच्छा चलें, अगर आप नहीं अप्रोच करना चाहते क्लिनिक पर या आप नहीं ये चीज़ें ऑप्ट करना चाहते तो आप घर में बच्चे के बिहेवियर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। साथ में हम उन्हें साथ में हम उन्हें ये भी बता देते हैं कि ये इंटेंसिटी है, अगर प्रोफेशनल हेल्प ले लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वही बात है कि अगर आप नहीं ले पाते तो फिर हम आपको होम गाइडलाइंस दे देते हैं। अच्छा, आप लोग जो है आई थिंक आप लोग शिफा में होम सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और टेली मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जाहिर बात है बहुत से लोग हैं जो आउट ऑफ इस्लामाबाद भी होंगे, दूर दराज के इलाकों में भी होते हैं, तो दे कैन यूज दिस टेली मेडिसिन और होम सर्विसेज जो इस्लामाबाद के अंदर भी है। अच्छा, ये बताइएगा बिहेवियरल प्रॉब्लम जो बच्चों में आप लोग देखते हैं, इनमें पेरेंट्स के बिहेवियर का कितना रोल होता है? बच्चे क्योंकि सीखते हैं, ये तो बात सबको पता है कि बच्चे सीखते हैं और माहौल से सीखते हैं। अगर घर में पेरेंट्स की आपस में नहीं बन रही या पेरेंट्स किसी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं, अगर वो बात आराम से नहीं करते, चिल्लाते हैं या कुछ भी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि नहीं होना चाहिए पेरेंट्स में, वो शो करते हैं और बच्चे उसको देखकर उससे सीखते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। अच्छा। अगर बच्चे देख रहे हैं कि पेरेंट्स ऑल द टाइम स्क्रीन पर हैं, चाहे वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे उनको देख रहे हैं तो वो उनसे सीख रहे हैं, तो इन द रिजल्ट क्या होगा कि बच्चे भी स्क्रीन एडिक्ट हो जाएंगे और हर वक्त स्क्रीन एक्सपोजर, वो चीज़ें डेफिनेटली बच्चे की लर्निंग में, उसकी डेवलपमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। अच्छा, कोई जेनेटिकल कॉज भी होती है, यानी फैमिली में भी ये बीमारियां चल रही होती हैं, ऐसा होता है कुछ? बिल्कुल होता है, जेनेटिकल कॉज भी होती हैं, जीन्स में बेसिकली प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर फैमिली में कोई और बच्चा है जो वो किसी भी प्रॉब्लम के साथ है तो चांसेस होते हैं कि जो न्यू बॉर्न हो या जो सेकंड बेबी हो या अगर कोई और बहन भाई है तो उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेवलप हो जाएं। एक बिहेवियरल एनालिस्ट की हेल्प लेने से कितना डिफरेंस आता है बच्चे के बिहेवियर में, कितना आप लोग चेंज ला पाते हैं? देखिए, बिहेवियर एनालिस्ट का काम क्या होता है कि वो बच्चे के प्रॉब्लम बिहेवियर को एनालाइज करे और फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट अप्लाई करे। ठीक है। बिहेवियर एनालिस्ट अपना काम एक हद तक कर देता है, वो पेरेंट्स को भी गाइड कर देता है, बच्चे के साथ भी काम कर लेता है, लेकिन जो पार्ट पेरेंट्स का होता है अगर वो अपना 100% देते हैं तो बच्चे के बिहेवियर में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है। अच्छा, यानी अगर हम परसेंटेज में कहें तो कितना परसेंट, एक मतलब बच्चा ADHD है तो कितने परसेंट आप लोग उसमें चेंज ले आते हैं? देखिए, 50% थेरेपिस्ट एनालिस्ट का काम होता है, 50% ही पेरेंट्स का काम होता है। बल्कि मैं कहूँ तो पेरेंट्स का काम ज़्यादा होता है क्योंकि पेरेंट्स के साथ बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, पूरा दिन वहाँ पर है। एग्जैक्टली। और क्लिनिक पे या थेरेपिस्ट के साथ या एनालिस्ट के साथ घंटा स्पेयर कर लेगा, 2 घंटे कर लेगा, तो बाकी टाइम तो वो घर पर होता है, लेकिन तो पेरेंट्स का रोल ज़्यादा होता है। लेकिन डायरेक्शन जो है पेरेंट्स को भी आप लोगों की तरफ से मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिहेवियर एनालिस्ट जो भी थेरेपिस्ट होते हैं वो पेरेंट्स को गाइडलाइन देते हैं, उनको डायरेक्शन बताते हैं कि ये प्रॉब्लम बिहेवियर है, इसको आपने ऐसे मैनेज करना है, इसको ऐसे हैंडल करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप अप्रोच करें, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से किन किन बिहेवियर्स को या जो भी प्रॉब्लम्स बच्चे में आ रही हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है। तो इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, आई मीन लाइक हम लोग समझते हैं कि जी बिहेवियरल एनालिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ बातें करते हैं, क्या इसमें कोई मेथड्स भी आप लोग यूज़ करते हैं, कोई टेक्निक्स भी हैं या कोई दवाइयाँ भी हैं? बिहेवियर की जब हम बात करते हैं डेफिनेटली बिहेवियर को मैनेज करने के लिए साइंटिफिक बेस्ड टेक्निक्स हैं जो कि एविडेंस बेस्ड हैं। अच्छा। उन टेक्निक्स को ही यूज़ करके हम थेरेपी से बच्चों को क्लिनिक पे उनकी बिहेवियर को मैनेज करते हैं और वही टेक्निक्स हम पेरेंट्स को लेमैन टर्म में समझाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब पेरेंट्स का इस फील्ड से एक्सपोजर नहीं है तो उन्हें चीज़ें नहीं समझ में आती। उन्हें बहुत ही लेमैन टर्म में हम समझाते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आपने इस टेक्निक के थ्रू घर में मैनेज करना है और वो टेक्निक हम उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करके भी बता देते हैं। तो पेरेंट्स की कॉम्प्लाइंस कितनी होती है आपके एक्सपीरियंस में, जब आप लोग पेरेंट्स को भी समझाते हैं, बच्चे पे भी काम कर रहे हैं, जारी बात है, तो थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता कि अगर पेरेंट में कोई ऐसी आदत हैं या कोई ऐसा उनका इन्वायरमेंट है घर का तो कर पाते हैं चेंज?
थोड़ी सी मुश्किलात पेरेंट्स को होती हैं, जैसे पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। लेट्स सपोज अगर मदर बच्चे के साथ काम करना चाहती भी है, हम उनको ट्रेन करते भी हैं, तो फैमिली का कोई और मेंबर उसमें इंटरफेयर करता है, या उनको लगता है कि ये बहुत सख्ती हो रही है, या ये बिहेवियर इस तरह से मैनेज नहीं होगा, बच्चा रो रहा है, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पर थोड़े से चैलेंजेस आ जाते हैं। लेकिन अगर फैमिली एक पेज पर होकर काम करे तो बहुत से केसेस हमने देखे हैं जहाँ बच्चों में इंप्रूवमेंट आ जाती है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ में। ज़बरदस्त। ज़रमीना खान, गुफ्तगू आपके साथ आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं ज़रमीना खान की। ज़रमीना जो हैं बिहेवियरल एनालिस्ट हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। बात चलेगी हमारी ज़रमीना के साथ ऑटिज़म की डिसऑर्डर बीमारी जो है उस सिलसिले में। ज़रमीना ने बिहेवियरल एनालिस्ट का क्या काम होता है, उसकी एक्सपर्टी क्या है, किस तरह बच्चों की हेल्प करते हैं ये लोग, उस पर बात की। छोटा सा वक्फा लेंगे यहाँ पर, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़रमीना खान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रमीना खान जो हैं बिहेवियरल एनालिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। और ज़रमीना से हमारी आज बात होगी ऑटिज़म के प्रॉब्लम के सिलसिले में, ऑटिज़म का डिसऑर्डर जो है उसके सिलसिले में। तो चलते हैं ज़रमीना की तरफ, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ज़रमीना, क्या है ऑटिज़म? ऑटिज़म का जो पूरा नाम है वो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और ये बच्चों में ही होता है। अगर बहुत ही सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो ऑटिज़म जहनी नशोनुमा में प्रॉब्लम का नाम है। ठीक है। बच्चों की न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसको हम ऑटिज़म कहते हैं। ठीक है, सही। ऑटिज़म में बेसिकली बच्चों के 3 एरियाज़ हैं जिनमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। पहला है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो बच्चे उस तरह से नहीं इंटरेक्ट करते अपनी एज ग्रुप के दूसरे बच्चों के साथ जिस तरह से बच्चों को करना चाहिए या उनकी एज के बाकी बच्चे करते हैं। आई कांटेक्ट नहीं देते, अगर आई कांटेक्ट देते भी हैं तो वो बहुत मिनिमल सा होता है, वो डिस्पर्स हो जाता है। रिलेट नहीं करते बच्चों के साथ, उनका इंटरैक्टिव प्ले नहीं होता। आप अगर ऑटिज़म के बच्चों को देखें तो वो बाकी बच्चों के साथ घुल मिल कर नहीं खेल रहे होते बल्कि अपना एक सेपरेट इंडिविजुअल प्ले खेल रहे होते हैं। ठीक है। वो इन्वॉल्व नहीं होते बच्चों में। सेकेंड चीज़ आ जाती है कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बच्चों की या तो स्पीच बिल्कुल होती ही नहीं है या आकर रिग्रेस कर जाती है, या कुछ सिलेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो बच्चे अटर करते हैं, बैबलिंग करते हैं, या कुछ साउंड्स होते हैं जो वो अटर करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो तीसरी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है जो कि जिसमें प्रॉब्लम होती है वो है बिहेवियर। ऑटिज़म के बच्चों के बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और बहुत ही रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। वो एक काम को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे दरवाज़ा खोलेंगे फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे फिर बंद करेंगे, एक चीज़ बटन ऑन करेंगे, लाइट का ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, इस तरह से उनके रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स होते हैं कि वो अब किसी भी चीज़ को अपने एक स्पेसिफिक पैटर्न में ही देखते हैं और रखते हैं, और अगर उनका वो पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए तो वो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें कॉम्बिनेशन है, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स। ठीक है। ये 3 कॉम्बिनेशन अगर किसी बच्चे में ये 3 प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि उसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। फिर उसके बाद जो भी फॉर्मल असेसमेंट्स होती हैं, जो भी पैरामीटर्स होते हैं, उनको यूज़ करके हम एक फॉर्मल डायग्नोसिस देते हैं बच्चे को ऑटिज़म का, कि है या नहीं है। जो जी बिल्कुल। क्या वजूहात, मोटी मोटी क्या अहम वजूहात आप लोग देखते हैं कि ये ऑटिज़म हो जाए एक बच्चे में, एक फैमिली में? देखिए, अभी तक कोई एग्जैक्ट रिसर्च या कोई एग्जैक्ट कॉज ऑटिज़म के सामने नहीं आई कि जी यही वजह है जिसकी वजह से ऑटिज़म होता है। अगर ये ना हो तो बच्चे को ऑटिज़म नहीं हो सकता। कुछ रिसर्चेज हैं जो डिफरेंट थेरीज प्रेजेंट करती हैं, जिसमें कुछ जेनेटिकल कॉज आ जाते हैं, कोई नॉन जेनेटिकल कॉज आ जाते हैं। अगर हम जेनेटिकल कॉज की बात करें तो उसमें जीन्स और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ और हेरिडिटी, अगर फैमिली में किसी को ऑटिज़म है तो बहुत चांसेस हैं कि अगर बाद में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको भी ऑटिज़म के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर बहन भाइयों में बड़े भाई या बड़े बहन को ऑटिज़म है
तो 100% नहीं, लेकिन चांसेस हैं कि बच्चे को ऑटिज्म डेवलप बाद में हो जाए। अच्छा, सेकंड बॉर्न है या थर्ड बॉर्न है, उसको ऑटिज्म डेवलप हो सकता है। ठीक है। अगर हम नॉन जेनेटिकल कॉज की बात करें तो वो इन्वायरमेंटल कॉजेज आ जाते हैं। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो वैरायटी में हैं, उसमें बच्चों का डेली लिविंग भी है, बच्चों का लाइफस्टाइल है, वो किस तरह के लाइफस्टाइल में रहते हैं, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या वहाँ से न्यूक्लियर फैमिली में मूव किए हैं या इस तरह की कोई सिचुएशन हुई है। एक्सपोजर मैटर्स अ लॉट, बच्चे को क्या एक्सपोजर मिल रहा है, उसकी जो अर्ली डेवलपमेंटल लाइफ थी, जो फर्स्ट 5 ईयर्स थे लाइफ के, उसमें उसको कितना एक्सपोजर मिल रहा है जो उसको लर्निंग में हेल्प कर रहा है। अच्छा। अगर ये एक्सपोजर ब्लॉक हो जाता है या उसमें हिंड्रेंस आ जाती है तो बच्चे ऑटिज्म डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, यानी ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी उसको लेके जा सकते हैं। को थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में और भी रीज़न हो और फिर साथ इन्वायरमेंटल आ जाए तो मिलके जो है ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो अच्छा, ये इसके अलावा कोई और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहें कि भाई मसलन जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जी प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम हो गया उसकी वजह से, या प्री प्रेगनेंसी कोई ऐसा आपने कोई दवाई खा ली या कोई इस तरह की भी चीज़ें कोई सामने आती हैं? ये जेनेटिकल कॉज के साथ ही रिलेट करता है। अगर मदर ने प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मेडिकेशन ली है किसी भी वजह से, तो चांसेस हैं कि जब बच्चा पैदा होगा तो उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स हो सकते हैं। और उसकी रीज़न यही है कि बच्चे की जो ब्रेन एक्टिविटी है उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, वो उस तरह से फंक्शन नहीं करती जिस तरह से अगर मेडिसिन ना ले मदर तो वो फंक्शन करेगी और जो बच्चा पैदा होगा उसकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो नॉर्मल फंक्शन करेगी। और अगर प्री प्रेगनेंसी मदर किसी मेडिकेशन में है या कोई उनकी फैमिली में हिस्ट्री है या इवन उनको भी हिस्ट्री है किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की, तो देयर आर चांसेस कि अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो उसमें ऑटिज्म डेवलप हो सकता है। सही। अच्छा, इसको ज़रमीना हम लोग साइकोलॉजिकल साइड पे ज़्यादा रखते हैं या ये एक फिज़िकल टाइप बीमारी की तरफ ज़्यादा हम इसको रखते हैं? ये साइकोलॉजिकल भी आप कह सकते हैं, फिजिकल तो नहीं, क्योंकि आप ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, वो आपकी ब्रेन एक्टिविटी से इन्वॉल्व है, उसका लिंक है। तो साइकोलॉजिकल आप किसी हद तक इसको कह सकते हैं। ठीक है। उसमें यह है कि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है, उसी की वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम डेवलप होती है अगर उसमें किसी भी किस्म की एबनॉर्मेलिटी आप देखते हैं तो। ठीक है, सही है। तो दोनों का पार्ट जो है उसमें आ जाता है आप लोग। एग्जैक्टली। क्या फर्स्ट स्टेप क्या होता है घर में, अगर कुछ पेरेंट्स सब हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो वो सबसे पहले क्या देखें बच्चे में, अगर उनको थोड़ा बहुत शक है कि यार पॉसिबली हमारी फैमिली में ऑटिज्म चल रहा है तो इस बच्चे में थोड़ा से मुझे अलामतें, क्या आपने अलामतें बताई हैं? वैसे आप पेरेंट की निगाह से हम अगर बच्चे को देख रहे हैं तो क्या देखें अपने बच्चे में? देखिए, सबसे पहले आप ये देखें कि बच्चा दूसरों के साथ रिस्पॉन्ड करने में कैसा बिहेव कर रहा है। अच्छा। क्या वो चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है या बच्चों में ज़्यादा इन्वॉल्व है? लोगों से बातचीत करता है या नहीं? आमतौर पर देखा जाए तो बच्चे जब एक दूसरे के सामने होते हैं तो उनका दिल करता है कि वो आपस में खेलें, इंटरैक्टिव प्ले करें, लेकिन ऑटिज्म, जिस बच्चे में ऑटिज्म के सिम्टम्स होंगे वो प्रेफर करेगा वो अकेला ही खेले और उसका एक बहुत डिफरेंट सा प्ले होगा। वो अगर उसके पास एक कार है तो वो उस कार को कार की तरह नहीं खेलेगा, वो कार के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में इन्वॉल्व होगा। लेट्स से वो कार के व्हील में इन्वॉल्व है, वो हर वक्त उसी व्हील के साथ ही, उसी में ही इन्वॉल्व रहेगा और उसी के साथ ही खेलता रहेगा। अच्छा। उसके अलावा पेरेंट्स ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा बात करते हुए अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करता है या नहीं। जब आप बच्चे को बुलाते हैं क्या वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करता है या नहीं। ऑटिज्म के बच्चे मोस्टली अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते। अच्छा। क्योंकि वो अपनी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व होते हैं कि वो प्रेफर ही नहीं करते कि उनका नाम लिया जा रहा है और वो नाम पे रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, इस तो ये चीज़ है। उसके अलावा पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे की एक जो रूटीन बनी हुई है, अगर उसमें किसी भी किस्म का कोई चेंज आ जाता है तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, बात नहीं मानते, क्रैंकी हो जाते हैं। तो ये इस तरह की कुछ अलामात हैं। स्पीच का भी इसमें फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं कि बच्चा 2 साल का होने वाला है और वो कोई वर्ड अटर नहीं कर रहा, वो जो चीज़ें अटर कर भी रहा है उनको रिलेट नहीं कर रहा, जैसे वो मामा बाबा तो अटर कर रहा है लेकिन उसको नहीं पता कि मामा कौन है और बाबा कौन है। अच्छा। इसी तरह अगर वो एक बार को बात को बार बार रिपीट कर रहा है या स्पीच का कोई और प्रॉब्लम वो ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि उनको लग रहा है कि वो थोड़ा सा ट्रैक से हट कर है, तो इन सिचुएशंस में पेरेंट्स को प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। ठीक है, सही है, यानी डायग्नोसिस के लिए आप ले जाएं सर। अच्छा, ये तो हो गया कि हमें शक है, हमें लग रहा है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है। उसके बाद जो है हम किस डॉक्टर के पास जाएं, किस हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं? ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि पेरेंट्स को एट टाइम्स नहीं आइडिया होता कि अगर बच्चे को ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम क्या साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करें, ऑटिज्म स्पेशलिस्ट को अप्रोच करें। तो मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वो पीडियाट्रिशियन जो कि बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको कंसल्ट करते हैं। फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट जब देखता है कि बच्चे की बाकी फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ठीक है लेकिन उसकी ब्रेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है,
तो वो फिर रेफ़र कर देते हैं बिहेवियर एनालिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को या ऑटिज़म स्पेशलिस्ट को। अच्छा। फिर वो अपनी असेसमेंट और डायग्नोसिस के सारा प्रोसेस से गुजर के रिकमेंड करता है जो भी मैनेजमेंट होती है ऑटिज़म की। नहीं, ये रेफ़र जो आपने कहा, ये रेफ़र इतनी आसानी से होता है या नहीं? क्योंकि हमें जो चीज़ माशरे में नज़र आती है वो ये कि आप जिस डॉक्टर के पास चले जाएं, वो रेफ़र वाला निज़ाम हमारे मुल्क में बड़ा कमज़ोर सा है। तो ये अगर रेफ़र ना किया जाए तो फिर क्या होगा? फिर वही होता है, जाहिर सी बात है, अगर डॉक्टर रेफ़र नहीं कर रहा और वो एक अच्छी अप्रोच को नहीं जा रहा, पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचा जा रहा, तो वो फिर बाकी दवाइयाँ यूज़ करके कि आप ये मेडिसिन दे दें, बच्चे की रूटीन थोड़ा चेंज कर दें, आप इस तरह कर दें। पेरेंट्स अपने एंड पे वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उस पर भी उनको हेल्प नहीं मिल रही तो फिर उनके लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा इस चीज़ को स्टडी करें और फिर अप्रोच करें जो भी अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देने वाला है इस प्रॉब्लम के लिए। ज़रमीना खान, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं ज़रमीना खान की। ज़रमीना खान जो हैं वो बिहेवियरल एनालिस्ट हैं और हमारी बात चल रही है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में, और गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़रमीना खान हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं। ज़रमीना खान बिहेवियरल एनालिसिस हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। ज़रमीना से हमारी ऑटिज़म डिसऑर्डर्स पे बात चल रही है और ज़रमीना ने बता दिया हमें कि क्या बहरहाल ऑटिज़म डिसऑर्डर क्या होता है, क्या अलामतें आपको नज़र आएँ तो आपने जो है एक एक्सपर्ट की मदद लेनी है। और बेसिकली आपने ये बताया कि जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट शुड रेफर सच अ पेशेंट टू अ बिहेवियरल एनालिस्ट, राइट? तो ये बहरहाल पेरेंट्स को भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि अगर उनको ऑटिज़म डिसऑर्डर की अलामतें नज़र आती हैं अपने बच्चे में या रिलेटिव्स में, कोई किसी में भी, तो ठीक है आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएं, लेकिन अगर वो रेफ़र नहीं कर रहा तो आपको खुद रिसर्च करके किसी बिहेवियरल एनालिस्ट के पास जाना चाहिए या ऑटिज़म स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, तो जो कि सही तरह इसको डील कर सके केस को। किस तरह आप लोग हेल्प करते हैं फिर जब एक बच्चा आपके पास आ गया? अच्छा, एक बच्चा आ गया है और उसकी असेसमेंट भी हो गई है, उसको ऑटिज़म डायग्नोस्ड हो गया है। अब नेक्स्ट प्लान क्या होता है कि उसकी जो बेस्ट मैनेजमेंट है वो हमने बच्चे को प्रोवाइड करनी होती है। उसके लिए हम तो थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं, बिहेवियर थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। अच्छा। ये 3 थेरेपीज़ हैं जो कि बेस्ट मैनेजमेंट है, अभी तक रिसर्च बेस्ड हैं और बेस्ट मैनेजमेंट है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों के लिए। बिहेवियर थेरेपी में बच्चे की जो भी प्रॉब्लम बिहेवियर्स होते हैं, वो बात नहीं मानता, आई कॉन्टैक्ट नहीं देता, अटेंशन के इश्यूज़ होते हैं, बैठता नहीं है आराम से, उन सब चीज़ों की मैनेजमेंट की जाती है। उसके साथ साथ उसकी स्किल बिल्डिंग की जाती है। ठीक है, क्योंकि मज़ीद बात करेंगे। कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें? मैं गुलाम सिंह बात कर रहा हूँ भोर से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना ये चाहता हूँ, मेरे ना ये अभी प्रोग्राम चला था बच्चों के बारे में। जी जी। मेरी बच्ची है जो 10 साल की। जी 7 साल की। जी हाँ 10 साल की, वो अब चलने नहीं लगती। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, चल वो ना वो बोल भी नहीं सकती। अच्छा, चल भी नहीं सक रही और बोल भी नहीं सक रही। हाँ जी। तो आपने कोई इन्हें किसी डॉक्टर को चेक करवाया? क्या उन्होंने बताया? डॉक्टर को चेक कराया काफी को, और उन्होंने ये कहा भाई इसका दिमाग छोटा है। अच्छा, तो उसमें क्या डॉक्टर्स ने कुछ बताया कि इसमें क्या हेल्प की जा सकती है? और उन्होंने बताया किसी को कह रहे हैं दवाएं खा रहे हैं, कोई कुछ फायदा नहीं महसूस होता। ठीक, जो दवाई बंदा लेता है अभी 15 दिन की दवाई है, उसमें कुछ तो बेहतर हो। ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। ज़रमीना इस पे बात करेंगी, ज़रूर सुनिएगा। क्या कहेंगी ज़रमीना इस पे? अच्छा, जो अभी सिचुएशन ये बता रहे हैं बच्ची की, उससे यही जाहिर हो रहा है कि बच्ची को डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। अब वो ऑटिज़म भी हो सकती है या कोई और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। उसके लिए बेहतर यही है कि बच्ची की एक डिटेल असेसमेंट की जाए ताकि पता चले कि बेसिकली प्रॉब्लम आ किस डोमेन में रही है और फिर उसकी किस हिसाब से मैनेजमेंट होनी। तो ये अभी किसको अप्रोच करें बेसिकली? अब जैसे इनके डॉक्टर ने तो दवाइयाँ दे दी, वो कह रहे हैं कि वो कोई खास असर भी नहीं हो रहा। अगर हम मसलन फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद की बात करते हैं, वो यहाँ पर आके किस बेसिकली डॉक्टर के पास जाएं शुरू जब करें? वो किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो उन्हें बता रहे हैं कि बच्चे का दिमाग छोटा है, व्हिच मींस कि उनको
एक न्यूरोलॉजी क्लिनिक में दिखाना चाहिए। ठीक है। न्यूरो के डॉक्टर को दिखाएंगे, वो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से बच्चे के जो स्पीच का प्रॉब्लम है और जो बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है उसको मैनेज करेंगे। तो आपके ख्याल में इस तरह के पेशेंट्स को हेल्प की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। अगर जहाँ मेडिकेशन की ज़रूरत है वहाँ मेडिकेशन दी जाएगी। जहाँ बच्चे की डेली लिविंग को मैनेज करने की और इंडिपेंडेंट करने की बात है वहाँ पर थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट अलॉन्ग विद साइकोलॉजिस्ट, ये सब चीज़ें वो मैनेज कर सकते हैं। ज़मीना खान, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माज़र के साथ टाइम हमारा प्रोग्राम का बिल्कुल ख़त्म हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी। इंशाल्लाह किसी और दिन भी हम इसको तफसील से जो थेरेपीज़ जो आप बता रही थी इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाएँ। जी नाज़रीन, हम लोग गुफ्तगू सुनी ज़मीना खान की। ज़मीना खान बिहेवियरल एनालिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। ऑटिज़म के बारे में ज़मीना से हमारी गुफ्तगू रही। आई होप आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ होगा आज का प्रोग्राम। कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और ज़मीना खान को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।